दोस्तों, बिलासपुर के पास अचानक मार नाम का घना जंगल है। वहाँ दोपहर के वक्त भी ऐसा सन्नाटा रहता है कि आदमी अकेला जाए तो डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। 14 सितंबर 2021 की दोपहर भी सब कुछ शांत था, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक ऐसी चीख निकली जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। वहाँ दो लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और उनके सामने दो ऐसे आदमी खड़े थे जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि उनके दिल में ना तो भगवान का डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ। उनमें एक तगड़ा सा आदमी था जो मोटा डंडा और कुल्हाड़ी लिए खड़ा हाँफ रहा था, और उसका साथी जमीन पर गिरे हुए बैग और मोबाइल को फटाफट समेटने में लगा हुआ था। नीचे ज़मीन का नज़ारा ऐसा था कि किसी का भी कलेजा फट जाए। वहाँ कॉलेज की कुछ किताबें बिखरी थी, एक चश्मा टूटा पड़ा था और दो मासूम स्टूडेंट पड़े थे जो कुछ घंटे पहले तक हंसते खेलते घर से निकले थे। उन दोनों हमलावरों ने से बड़ी बेरहमी से लड़के और लड़की को घेर रखा था। लड़के के सिर से तक खून बह रहा था कि नीचे की मिट्टी पूरी तरह लाल हो गई थी। वो चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। लड़की की आंखों में सिर्फ मौत का डर था। वो बेचारी बार बार उन दरिंदों के सामने हाथ जोड़ रही थी, अपने बूढ़े माँ बाप की दुहाई दे रही थी, पर सामने खड़े लोगों का इस पर कोई असर नहीं था। उस वीरान जंगल में उनके रोने की आवाज़ सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। इन दोनों बदमाशों ने बहुत सोच समझकर उस सुनसान जगह को चुना था ताकि कोई बीच बचाव करने ना आ सके। जमीन पर तड़प रहे उन दोनों छात्रों को अंदाज़ा भी नहीं था कि अपनी मोहब्बत के लिए कुछ पल अकेले बिताने का ये फैसला उन्हें मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस सुबह बड़े ही साधारण तरीके से हुई थी। शहर के एक कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली अंजलि और उसकी क्लास का उसका दोस्त विकास एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। अब छोटे शहर का माहौल था जहां जात पात और समाज की बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि इन दोनों को अच्छे से पता था कि उनके इस रिश्ते को परिवार वाले और समाज वाले कभी आसानी से नहीं मानेंगे। ऐसे इलाकों में बदनामी का डर किसी भी आम परिवार के लिए जान जाने से भी बड़ा होता है। यही वजह थी कि दोनों ने कभी किसी पार्क, होटल या ऐसी जगह मिलने की हिम्मत नहीं की जहां कोई जान पहचान वाला उन्हें देख ले। उन्हें लगा शहर की भीड़ भाड़ से दूर अचानक मार का ये जंगल सबसे सेफ है, जहां वो बिना किसी पाबंदी के लोगों की नज़रों से बचकर कुछ पल सुकून से बैठ सकते हैं। अंजलि ने उस सुबह अपने घर पर झूठ बोला था कि कॉलेज के किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट के काम से वो आज देर से आएगी, और घर वालों ने भी अपनी बेटी की इस बात पर भरोसा करके उसे जाने दिया। इधर विकास भी अपनी बाइक उठाकर घर से निकला था और दोनों शहर के बाहर निकलकर जंगल वाले रास्ते पर चल दिए। दोपहर के समय दोनों जंगल के काफ़ी अंदर एक पेड़ की छांव में बैठ गए जहां माहौल बिल्कुल शांत था। दोनों अपने आगे की पढ़ाई और आने वाली ज़िंदगी के बारे में बातें करने लगे। माहौल इतना शांत था कि दोनों अपनी ही बातों में पूरी तरह खो गए और उनके बीच कब संबंध बन गए ये उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसी जंगल में कोई तीसरा आदमी मौजूद था जो झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी गंदी नज़रों से उनकी हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वो आदमी पास के ही पोल्ट्री फार्म का मजदूर सुखदेव था जो उस रास्ते से कहीं जा रहा था और इन दोनों को देखकर रुक गया। सुखदेव झाड़ियों के पीछे छुपकर दोनों को देखता रहा और उसके दिमाग में बहुत ही घटिया और गंदी तरकीब आई। वो वहाँ से उन दोनों को टोक कर भगाने या डांटने की बजाय सीधा दौड़ते हुए अपने मालिक भूपेंद्र सिंह के फार्म हाउस पहुँच गया। भूपेंद्र सिंह उस इलाके का रसूखदार और दबंग इंसान था। सुखदेव ने वहाँ पहुँचकर हाँफते हुए भूपेंद्र को सारी बात बताई। भूपेंद्र की नीयत तुरंत खराब हो गई और उसके अंदर का जानवर जाग गया। उसने सोचा कि जंगल में दोनों को डरा धमकाकर अपनी हवस को मिटाने का इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तुरंत अपने कमरे से एक मोटा डंडा उठाया, हाथ में कुल्हाड़ी ली और अपनी जेब में 2 कॉन्डोम भी रख लिए, जो इस बात का पक्का सबूत था कि वो सिर्फ वहाँ झगड़ा लड़ाई करने नहीं जा रहे, बल्कि एक खौफनाक गुनाह को अंजाम देने के इरादे से जा रहे हैं। भूपेंद्र और सुखदेव बिना कोई समय गंवाए तेजी से उसी रास्ते पर चल दिए जहाँ विकास और अंजलि अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उधर शाम होने पर अंजलि की माँ बार बार घर के मेन दरवाजे की तरफ देख रही थी कि बेटी अब आती होगी, लेकिन दिल में घबराहट हो रही थी। छोटे शहरों में बेटियों को शाम के देर के बाद घर से बाहर रहना
माता पिता की धड़कनें बढ़ा देता है। इधर भूपेंद्र और सुखदेव ने दबे पांव उन दोनों को घेर लिया। अचानक झाड़ियों के जोर से हिलने पर विकास ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भूपेंद्र ने पूरी ताकत से डंडा विकास के सिर पर मार दिया। डंडा लगते ही विकास के सिर से खून बहने लगा और वो अधमरी हालत पर जमीन पर गिर गया। वो पूरी तरह बेहोश नहीं था, पर उसका शरीर बेजान हो चुका था। अंजलि ये देखकर डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन सुखदेव ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। भूपेंद्र ने कुल्हाड़ी दिखाकर अंजलि को धमकी दी कि अगर आवाज़ निकली तो यहीं इस जंगल में काट कर फेंक दूंगा। और फिर उन दोनों दरिंदों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। तड़पते हुए विकास के सामने ही अंजलि के साथ बारी बारी से गलत काम किया। विकास अपनी धुंधली आंखों से अपनी दोस्त की यह हालत देख रहा था। उसकी रूह कांप रही थी। उसने उठने की कोशिश भी की, लेकिन कमजोरी और डर की वजह से वो बेबस वहीं पड़ा रहा। इस भयानक काम को अंजाम देने के बाद जब दोनों आरोपी थोड़े शांत हुए तो उन्हें अचानक अपनी गलती और पकड़े जाने का खतरा एहसास हुआ। भूपेंद्र को समझ आ गया कि अगर ये दोनों यहाँ से जिंदा बचकर शहर पहुँच गए तो वो सीधा पुलिस के पास जाएंगे और फिर समाज में उसकी इज्जत और रसूख वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए भूपेंद्र ने एक बहुत ही डरावना रास्ता चुना। उसने सुखदेव को आंख से इशारा किया और तुरंत अपने फार्म हाउस से खेती में छिड़कने वाला कोई तेज जहरीला पाउडर लाने के लिए भेज दिया। सुखदेव भागता हुआ गया और जहर की डिब्बी लेकर वापस आया। अंजलि और विकास अब समझ चुके थे कि ये लोग उन्हें जिंदा मारकर ही दम लेंगे। वो दोनों रोते रहे, पैर पकड़कर रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन उन दोनों ने ज़बरदस्ती उन दोनों के मुंह में वो घातक जहर उड़ेल दिया। जहर पेट में जाते ही वो दोनों बुरी तरह तड़पने लगे और उनके मुंह से झाग आने लगा। भूपेंद्र और सुखदेव दोनों इतने क्रूर थे कि वो दोनों तब तक ठंडे दिमाग से वहीं बैठे रहे जब तक विकास और अंजलि की आखिरी सांस भी बंद नहीं हो गई। जब पक्का हो गया कि दोनों मर चुके हैं तो उन्होंने उनके मोबाइल, पैसे और बाकी सारा सामान समेट लिया ताकि पुलिस को उनकी पहचान का कोई सुराग न मिले। इस भयानक दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उन्हें जंगल की घनी झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया। उन्हें लगा जंगली जानवर कुछ ही समय में इन शरीरों को खाकर पूरी तरह खत्म कर देंगे और किसी को भी कुछ पता ही नहीं चलेगा। लूटे गए सामान में से भूपेंद्र ने दोनों के पहचान पत्र और कुछ ज़रूरी चीज़ें फार्म हाउस में ले जाकर छिपा दी, लेकिन लालच के चक्कर में सुखदेव ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसने विकास का जो महंगा मोबाइल फ़ोन था उसे अपने पास रख लिया और कुछ दिनों बाद उसे अपने एक दोस्त रमेश को यह कहकर दे दिया कि ये फ़ोन उसे रास्ते में गिरा हुआ मिला था। उधर बिलासपुर शहर में दोनों घरों में कोहराम मचा हुआ था। 14 सितंबर की रात जब अंजलि नहीं पहुंची तो घर में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने लोक लाज के डर से चुपके से विकास के घर में पता करवाया तो वहां मालूम चला कि विकास भी दोपहर से गायब है। अब छोटे शहरों का एक कड़वा सच है कि लोग समाज के तानों और बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत करने से कतराते हैं। दोनों ही परिवार वालों ने इज्जत जाने के डर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। उन्हें मन ही मन लगा कि शायद लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए कहीं भाग गए होंगे। इसी झूठी आस के सहारे दिन बीतते गए। 2 हफ्ता गुजर गया। किसी को कानों कान भी भनक नहीं थी कि जिस शहर में लोग आम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उससे कुछ ही दूर स्थित जंगल में 2 मासूम बच्चों की लाशें सड़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुदरत का अपना एक इंसाफ होता है जो बड़े बड़े शातिर अपराधी के घमंड को भी तोड़ कर रख देता है। 27 सितंबर की सुबह, यानी इस घटना के ठीक 13 दिन बाद, उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे एक चरवाहे का कुत्ता अचानक घनी झाड़ियों की तरफ भागा। जब वो कुत्ता वापस आया उसके मुंह में एक सड़ा हुआ इंसानी हाथ दबा हुआ था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर चरवाहे के होश उड़ गए। उसने तुरंत शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा किया और पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस की टीम खोजी कुत्तों और फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जंगल के अंदर दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर पुलिस वालों का भी दिल दहल गया। करीब 200 मीटर के इलाके में 2 इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे जिन्हें जंगली जानवरों ने बुरी तरह नोच नोच कर खाया था। वहां सिर्फ हड्डियां बची थी, फटे हुए कपड़े थे, एक लड़की का सैंडल, हाथ की घड़ी, एक कॉलेज का बैग और जहर की एक खाली डिब्बी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो फोरेंसिक टीम के हाथ लगी
वो थे वहाँ झाड़ी के पास पड़े इस्तेमाल हुए 2 कॉन्डोम। पुलिस ने तुरंत आसपास के सभी थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों को खंगाला और बहुत जल्द अंजलि और विकास के घर वालों को उस जगह पर बुलाया गया। वहाँ बिखरे फटे कपड़ों, हाथ की घड़ी और कॉलेज बैग को देखकर दोनों परिवारों ने रोते चीखते अपने बच्चों को पहचान लिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद ये मामला ऑनर किलिंग का है या फिर दोनों ने समाज के डर से ही जहर खाकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि पास में जहर की एक डिब्बी मिली थी। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। पुलिस ने दोनों मृतकों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि विकास का मोबाइल फ़ोन घटना के बाद भी चालू था और उसकी लोकेशन बार बार बदल रही थी। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और उस मोबाइल को ट्रैक करते हुए रमेश नाम के एक लड़के को धर दबोचा। रमेश को जब पुलिस ने थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की तो वो हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने पुलिस से कहा कि उसका इस मौत या मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन तो उसे उसके दोस्त सुखदेव ने कुछ दिन पहले लाकर दिया था। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। उन्होंने बिना कोई देरी किए तुरंत दबिश देकर पोल्ट्री फार्म के मजदूर सुखदेव को हिरासत में ले लिया। सुखदेव शुरुआत में बहुत शातिर बन रहा था। वो पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने लगा कि वो जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया था, जहाँ उसे वो लावारिस लाशें मिली और लालच में आकर उसने वहाँ पड़ा मोबाइल उठा लिया। लेकिन पुलिस के अनुभवी अधिकारियों को उसकी ओवर एक्टिंग और बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। जब पुलिस ने सुखदेव के मालिक भूपेंद्र सिंह को अपने थाने पर बुलाकर पूछताछ की तो दोनों की बातों और बयानों में काफ़ी अंतर था, जो साफ दिख रहा था। अब पुलिस का शक पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। लेकिन कोर्ट में इस केस को मजबूत करने और सज़ा दिलाने के लिए पुख्ता सबूतों की ज़रूरत थी। पुलिस ने मौके से बरामद हुए 2 इस्तेमाल किए गए कंडोम के सैंपल और दोनों संदिग्धों भूपेंद्र और सुखदेव के ब्लड सैंपल को फोरेंसिक लैब में डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई तो उन दोनों आरोपियों के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। कंडोम से मिला डीएनए पूरी तरह भूपेंद्र और सुखदेव के डीएनए से मैच कर गया। जब पुलिस ने ये रिपोर्ट उनके सामने रखी और अपनी लाठी का दम दिखाया तो दोनों अपराधियों के हौसले टूट गए और उन्होंने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। भूपेंद्र और सुखदेव ने पुलिस के सामने घुटने टेक कर पूरी खौफनाक हकीकत उगल दी कि कैसे उन्होंने इन दोनों कॉलेज के बच्चों को पकड़ा, लड़की के साथ दरिंदगी की और फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए दोनों को ज़बरदस्ती जहर देकर तड़पा कर मार डाला। इस पूरे केस का अंत बड़ा ही भावुक करने वाला था जब दोनों पीड़ित परिवारों को यह मालूम चला कि उनके बच्चों ने भागकर कोई गलती नहीं की, बल्कि वो एक बेहद क्रूर साजिश का शिकार हुए थे। पुलिस ने फार्म हाउस से लूटा हुआ बाकी का सारा सामान और मर्डर में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। अदालत में जब ये मामला चला तो डीएनए रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कोर्ट ने इन दोनों दरिंदों को उनके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सज़ा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवारों के आंसू तो नहीं थमे पर उन्हें एक बड़ा इंसाफ जरूर मिला। इस केस की तफ्तीश और फोरेंसिक सबूतों की ताकत ने साबित कर दिया कि कानून की नज़र से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।